साल हुए, लेकिन मैं मुंबई में रात के 2 बजे भी बाहर निकल सकती हूँ, इतना सेफ है। मैं 26 तारीख को खारघर गई थी, एक बिटिया के साथ 4 साल के बलात्कार हुआ, पर रात के 2 बजे जब मैं घर पे आई तो मैं अकेले आई, मुझे कोई डर नहीं लगा। पर मैं आज अपने मीडिया भाई से, यहाँ पर सभी बहनों से जो मीडिया के लोग हैं, क्योंकि मीडिया को कहीं ना कहीं देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, क्योंकि आप भी अपने देश के प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रश्न पूरी तरह निष्पक्ष होकर उठाएं, क्योंकि आज पूरे देश की आधी आबादी महिलाओं की है और कहीं ना कहीं खास करके उत्तर प्रदेश में आपकी बहनें, आपकी माएं, आपकी बेटियां कहीं ना कहीं बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हैं। बस इसीलिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कि हम आपसे जुड़ सके, क्योंकि हम एक सिर्फ संस्था नहीं है, हम एक आने वाली पीढ़ी का एक ढांचा रखना चाहते हैं जिसमें भय मुक्त समाज हो, बेटियां खुले में घूम सके, जैसे मुंबई में आराम से बेटियां निकल सकती हैं। आप मीडिया भाई, आप सच्चाई से बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में 7 बजे के बाद कोई भी बेटी हिम्मत करके अकेले घर से निकल सकती है क्या? क्योंकि हालात इस तरीके के हो गए। हमने इस पर कई बार लड़ने की कोशिश की, हमने कोई पत्रकार नहीं बुलाए, कोई पेपर में नहीं डाला, लेकिन हमने PIL लगाई सुप्रीम कोर्ट में, हमने हाथरस में PIL लगाई, फतेहपुर कसबा पे PIL लगाई, कई बार जहाँ बलात्कार हुआ, चाहे बाराबंकी का हुआ, हम लोग हर जगह गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि पूरा प्रशासन उन बलात्कारियों के साथ खड़ा हो जाता है। और आपको मैं बताती हूँ, मुझे आपसे मदद चाहिए, मैं यहाँ पे आपसे मदद मांगने के लिए आई हूँ। मैंने कोरोना में मेरे देश के प्रति अपनी जवाबदारी समझी, फिरोज सर ने अपने देश के प्रति जवाबदारी समझी, बाबूजी ने अपने देश के प्रति जवाबदारी समझी, क्योंकि जब कोरोना में हम लोग पर डे का 3000 से 3600 पैकेट पर डे जब बना रहे थे, हमारे मजदूर भाई जब बिहार के मजदूर भाई, उत्तर प्रदेश के मजदूर भाई जब मुंबई से निकल रहे थे, तो आप न्यूज इंडिया का चैनल पर जाकर देख लीजिए कि आपने देखा होगा कि मजदूरों को चप्पल वितरण करने का काम एक संस्था ने किया था, वो आप ही की संस्था थी आवाज फाउंडेशन, जिसने 750 चप्पल बांटे थे। और आपको बता रही हूँ, उन मजदूर के पैरों को जब हम देखते थे, किसी के पैर में एक चप्पल, किसी के पैर में चप्पल ही नहीं रहती थी, तो हमको पीड़ा होती थी। हमने नए पुराने चप्पल अरेंज करके उन मजदूरों के पैर में अपने हाथों से पहनाकर उनको भेजा। हमने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लिखा, हमने नीतीश कुमार को लिखा, और हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा कि हमारे मजदूर बच्चों की व्यवस्था की जाए लेके जाने के लिए, लेकिन इनकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो गई। लेकिन इसी कोरोना में बेटियों के साथ अत्याचार ये बढ़े हैं। आप कहते हो सोशल डिस्टेंसिंग रखो, पर क्या आपको लगता है कि कोरोना में कहीं उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ? NRCB की रिपोर्ट कहती है कि प्रति हर घंटे में, क्योंकि जो छुपाई जा रही है, उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे हो गए कि हर घंटे में एक बलात्कार हो रहा है। और अगर आप मीडिया भाई इस तरीके को अगर निष्पक्ष तरीके से अगर आप लोगों के सामने लाओगे, तो आपका देश पूरा ऋणी होगा, आपका उत्तर प्रदेश आपके लिए पूरा ऋणी होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी बेटी, कोई भी महिला सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। हमने बार बार हर तरीके से योगी सरकार को ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, वीडियो के जरिए पुलिस को कांटेक्ट करके उनको कहा कि आप अपना जो तरीका है ना वो थोड़ा सा सुधारिए, क्योंकि पुलिस ये किसी विधायक की नहीं होती, पुलिस ये किसी सांसद की नहीं होती, पुलिस ये किसी मुख्यमंत्री की नहीं होती, पुलिस ये जनता की सुरक्षा के लिए होती है, बेटियों की सुरक्षा के लिए होती है। पर आज उत्तर प्रदेश में कोई भी बेटी खुले में सांस नहीं ले पा रही, इसलिए आपके पास हमको आज आना पड़ा है। आज मेरे पास यहाँ पर जो सीतापुर में घटना हुई, उसमें मैंने SP जी से बात की। उस बेटी की माँ, जो 10 साल की बेटिया थी, उसकी माता जी और पिताजी आए हैं, उनके मुंह से आप सुन लीजिएगा। जो पुलिस बता रही है कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया है, हमने अपराधियों को जेल में डाल दिया है, उस बेटी के पिता और माँ की ज़बानी आप मीडिया भाई सुनिए और निष्पक्ष होकर पूरे देश के प्रति, उत्तर प्रदेश के प्रति ईमानदारी दिखाइए और जो सच्चाई है वो समाज के सामने लाइए। क्योंकि हमको हाथरस के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि योगी जी की सरकार, पुलिस कहती है कि बलात्कार नहीं हुआ, पर बाद में जब CBI ने इन्वेस्टिगेशन किया तो कहा कि हाँ बलात्कार तो हुआ था ना, तो हमको उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और अब भी हम पुलिस से बातचीत कर रहे हैं, एक भी असली अपराधी नहीं पकड़ा गया है। तो मैं यही आप लोगों से विनती करने आई हूँ, हम सभी जो यहाँ बैठे हैं,
हमने कोरोना में अपनी जान की बाजी लगाकर काम किया। हमको कोई मौत का डर नहीं। हम कंधे से कंधा मिलाकर अपने मजदूर भाइयों के लिए, बहनों के लिए हमेशा चलते आए और आगे भी करेंगे। लेकिन हम उत्तर प्रदेश में एक अपराध मुक्त प्रदेश चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों को आज आपकी मदद की आवश्यकता है। यहाँ पर जो सीतापुर से आए हैं राज, उनको लेकर आएंगे। जो सीतापुर की बिटिया का, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, पर उस बिटिया का जो बलात्कार हुआ, उसके साथ 4 से ज्यादा लोगों ने बलात्कार किया और उसके मुंह के अंदर पूरा जो गाय का चारा होता है वो पूरा उसके गले तक भर दिया। पोस्टमार्टम में पुलिस ने, आप मेरी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, पुलिस ने पोस्टमार्टम में कहा है कि पोस्टमार्टम के लिए हम सुबह लेकर गए, लेकिन रात भर बिटिया का पार्थिव शरीर गांव में पड़ा था। पर बिटिया के पिता के मुंह से सुन लीजिए कि बिटिया का पार्थिव शरीर गांव में नहीं था, पुलिस थाने में था। तो ये मीडिया निष्पक्ष होकर दिखाए ये चीज, बस यही है। क्योंकि जो पुलिस बोल रही है वो अलग बोल रही है और माँ और पिता यहाँ सामने हैं, आप इनसे सवाल कर सकते हैं। ये उसकी बड़ी बहन, उसको तो मार दिया। आप पूछिए जो भी सवाल है, क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ पुलिस क्या बोल रही है कि बिटिया का बाबूजी को दे दिए। खड़े होकर बोलूं कैसे? सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आवास फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। सुषमा जी को, फिरोज शेख साहब को, पूर्णिमा जी को, सौरभ जी को, सुकन्या जी को, कि उनके माध्यम से मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। साथियों, आवास फाउंडेशन में फिरोज शेख जी और सुषमा जी ने आपको बताया कि ये लगभग 20 से 21 सालों से काम कर रहे हैं और जो भी गरीब और कमजोर लोगों की समस्याएं हैं, पूरे देश के लोग खास करके बम्बई में रहते हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े पैमाने में लोग रहते हैं, तो उनकी ये मदद करते हैं। ये हर चीज़ में मदद करते हैं, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे रहन सहन की सुविधा हो, चाहे किसी भी तरह का। और कोरोना में जो इन्होंने किया वो आपको इन्होंने बताया। मैं पिछले लगभग 7-8 सालों से आप लोगों के संपर्क में हूँ। मैंने जब उत्तर प्रदेश की घटनाएं मैंने देखी और सुनी, और मैंने जब कोशिश की कि यहाँ कुछ कार्रवाई हो, पुलिस निष्पक्ष होकर काम करे, लेकिन यहाँ ऐसा हो नहीं पाया। अगर हम कुछ कहते हैं तो लोग कह देते हैं कि विरोधी पार्टी के लोग इसलिए ऐसा कहते हैं। तो हम लोगों ने सुषमा जी से और फिरोज शेख जी से मदद ली। हम लोगों ने कहा कि हमारी आपसे अपील है कि आप जो वहाँ खास करके जो बेटियों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उन पर जो आप इनिशिएटिव लेते हैं, तो बेहतर होगा कि आप उत्तर प्रदेश में रहें। इन्होंने हाथरस से शुरुआत की, हाथरस में और लोगों ने पिटीशन डाली और इन्होंने भी डाली, आवास फाउंडेशन ने भी पिटीशन डाली। हाथरस के बाद फतेहपुर में 2 घटनाएं हुई। एक बेटी 3 महीने पहले रेप करके उसको मार दिया गया कसगवा थाने में, कसगवा गांव में, और दूसरी घटना अभी 1 महीने पहले हुई, उस बेटी के साथ रेप करके उसको मार दिया गया। सीतापुर की घटना आपको मालूम है, सब लोगों को विधानसभा में उठी, थोड़ी बहुत अखबारों में चर्चा हुई, लेकिन वो 10 साल की बेटी जिसके माँ बाप बैठे हैं, वो बहन बैठी है, उसके साथ रेप हुआ और मार के उसको फेंक दिया, शरीर का कोई अंग उसका सुरक्षित नहीं। इसी तरह की एक घटना अभी 1 महीने में चंदौली में हुई। एक बेटी के साथ रेप हुआ और रेप करने वालों ने दबाव बना के उस लाश को, उसके घर वालों से भी दबाव बना के उसकी लाश निभा। हालांकि वहाँ की जो सरकार अधिकारी थी, लेडी अफसर थी कोई, तो उन्होंने चाहा भी, लेकिन उन्होंने इतना दबाव बना दिया कि पोस्टमार्टम फतेहपुर में एक घटना हुई है रेप की, बड़ी मुश्किल में मुकदमा लिखा गया बस्ती में, और उसको कंप्रोमाइज के लिए लोग उसको दबाव बना। अगर हम देखें ये घटनाएं रेप की, रेप पहले भी हो जाते थे, लेकिन कम से कम रेप की, हत्याओं की घटनाओं में कार्रवाई पुलिस करती थी, लेकिन इस समय कार्रवाई नहीं हो रही। आवास फाउंडेशन ने ये मुद्दा उठाया, इसके लिए मैं अपनी तरफ से आवास फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने
बेटियों की आवाज़ करने का काम किया। आज ये लगभग लगातार 2 सालों से उत्तर प्रदेश में पूरी तरह एक्टिव हैं। जितने रेप के केस हो रहे हैं, निर्दोष लोगों के साथ और जो घटनाएं हो रही हैं, उसमें आवाज़ फाउंडेशन पूरी तरह से सक्रिय है। और मैं उनसे अपील भी करूंगा कि यही योगदान उनको बना रहे उनका, ताकि जो हमारी बेटियां हैं, हमारे पारिवारिक लोग हैं, वो सुरक्षित रहें। और पुनः उनको धन्यवाद, और आप सबको आने के लिए धन्यवाद। और कोई बात मुझसे संबंधित हो तो आप पूछ सकते। पीड़िता का जो परिवार यहाँ है वो भी आ रही है, तो और पीड़िता का जो परिवार यहाँ पे मौजूद है, इस समय क्या कार्रवाई हो रही है? यहाँ पर जो पीड़िता का परिवार है, अगर आप सीतापुर की जो घटना देखिएगा तो उसमें जब मैंने वहाँ के एसपी जी से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने, मतलब ये चीज मीडिया खास करके नोट करे, हमने बिटिया की जो लाश थी जब 10 बजे हमको मिली है, उसके बाद हमने उसको सील करके ढक कर गांव के अंदर एक वैन में रख दिया। और बिटिया के माता पिता आज पूरे मीडिया के सामने है, जो मेरे देश का चौथा स्तंभ है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो आधी आबादी है उसको सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश में लड़ाई लड़ेंगे। इसमें जो भूमिका है पुलिस की वो दोहरी है। बिटिया के माँ पिता यहाँ आपके सामने वो कह रहे कि लाश थाने में थी, और पुलिस पूरे रिकॉर्डिंग में पूरे प्रदेश के सामने कह चुकी है, जो हमने वायरल कर रहे थे एक आप ही के छोटे से पोर्टल से, जिसमें उन्होंने कहा कि बिटिया का शरीर गांव के अंदर पड़ा था। पुलिस थाने ले गए, उसके सबूत मिटाने की कोशिश की, और जब हमने दबाव बनाया तब जाके 376 पॉस्को में एफआईआर की गई। यानी कहीं ना कहीं मामले को सिर्फ लेन देन का मामला बताकर रफा दफा करने का काम ये करना चाह रहे थे। और बहुत जल्दबाजी में वहाँ के जो विधायक थे उन्होंने बिटिया को पुलिस के साथ मिलकर दफना दिया। अब मुझे बताइए कि अगर गांव में कोई घटना होती है तो इतने एक्टिव तरीके से उसमें राजनीति क्यों घुसती? बिल्कुल आप भी कोई ना कोई राजनीति को समर्थन करते होंगे, जुड़े होते होंगे, लेकिन बेटियों की आबरू पर, चाहे गरीब की इज्जत हो चाहे अमीर की इज्जत हो, समान होती है। उस बेटियों की आबरू पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कहीं ना ये बताइए कमी कहाँ से किसकी नजर आ रही है जो अभी तक साथ नहीं मिल पाता? तो मैं इसीलिए आज आपके सामने आई हूँ क्योंकि मैंने महाराष्ट्र में हमेशा एक लड़ाई लड़ी, और वहाँ पे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पूरी तरह कॉपरेशन देते हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के अगर हम अधिकारियों को ट्वीट करते हैं कि ऐसा हो गया, तो ट्विटर पे तो जवाब दे देते हैं, लेकिन सच्चाई में ये कुछ भी नहीं करते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इनके प्रतिनिधि है, जो हमारे प्रदेश के सरकार है, जो सरकारी यंत्रणा है, जो मुख्यमंत्री है, वो कहीं ना कहीं इस प्रदेश को, महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने में कमजोर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप ही लोगों के माध्यम से हम महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए कुछ और भी प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द आवाज फाउंडेशन चलाएगी, माननीय सुकन्या कुशवाहा मैडम के नेतृत्व में, जिसमें महिलाओं को अपनी सुरक्षा करने के लिए ट्रेनिंग भी देंगे। सुषमा जी सुरक्षा के लिए प्रेस मीट रखा है या फिर 2022 में विधानसभा चुनाव उसको लेकर राजनीतिक मायने माना जाए? अभी मैंने आपको बताया कि मैं पिछले 21 सालों से सामाजिक कार्य करता हूँ, और कोरोना में मैंने जितना मुझसे हो गया वो मैंने सारा चीज अपनी जान को जोखिम में डालकर किया। मैंने की, मेरे सभी साथियों ने। एक दिन मुझे ऐसा हो गया कि हमारे मुंडुर के एमपी अग्रवाल ने कोरोना की 14 से ज्यादा डेथ हो गई, और वहाँ का स्टाफ पूरी तरह भाग गया, और उसके बाद वो लाशें हमने खुद बांधी। तब हमको डर लगने लगा कि कहीं ना कहीं हमको कोरोना हो गया, और उसके बावजूद हम निकले और मास्क लगा के खाना बांटते रहे। बाद में हमको कुछ पैसे की कमी महसूस होने लगी, डोनेशन कहीं से आ नहीं रहा, क्योंकि पीएम केयर के नाम पे एनजीओ का चंदा को हड़प लिया गया था, तो एनजीओ को चंदा नहीं आ रहा था। उस वक्त मेरा मनोबल थोड़ा सा गिरने लगा। उस वक्त मैंने माननीय बाबू सिंह जी को कॉल किया कि बाबूजी अब मेरी हिम्मत नहीं है, 3 लॉकडाउन तक तो हम खाना बांट चुके, जब आगे हम लोग नहीं बांट पाएंगे। तो उस वक्त मुझे बाबूजी ने जो मोटिवेशन दिया, सपोर्ट किया कि नहीं, हमारे जो उत्तर प्रदेश बिहार के मजदूर भाई हैं उनके लिए खाना जारी रखो बेटा, भले थोड़ा उनका कम कर दो। तो इसको कहीं ना कहीं आप राजनीति से मत जोड़िए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि महिलाओं के आबरू की बात है। अगर मैंने 50 से ज्यादा अपराधी जेल में डाले हैं तो सिर्फ 22 के इलेक्शन के लिए नहीं डाले हैं,
इतनी घटिया राजनीति मैं नहीं करती। नहीं सुषमा जी, जैसा कि आप कह रही हैं कि मुंबई में महिलाएं सुरक्षित हैं, तो आपका क्या मतलब है कि वहाँ की जो सरकार है शिवसेना की, उसने ऐसा माहौल बना रखा है या वहाँ की पुलिस मुस्तैद है? वहाँ की पुलिस मुस्तैद है, बिल्कुल। जो मेरे भाई ने मुझे जो प्रश्न किया, मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज की, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है, मैंने कहा ना कि जो प्रशासन में, क्योंकि जो कुर्सी होती है उसके राजा प्रतिनिधि तो बदलते रहते हैं, लेकिन पुलिस ने अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति अपनी ईमानदारी दिखानी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए। मैंने जब एसपी से बात की तो मैंने उनको कहा कि आपको भी बेटी होगी, उस माँ का दर्द समझिए कि किस तरीके की पीड़ा से वो गुजर रही है। मैम ये बताइए, मैम दिल्ली की बेटी एक साबिया सैफी के साथ हाल ही में अभी हुआ, उसका कोई अभी नाम जिक्र नहीं हुआ इतनी चीज़ों में, तो उसके लिए क्या कर रही है संस्था? अभी देखिए, पिछले कुछ मैंने आपको बताया कि एनआरसीपी की जो रिपोर्ट है वो तो गवर्नमेंट पब्लिक करेगी नहीं, लेकिन सच्चाई जो आरटीआई एक्टिविस्ट के माध्यमों से आती है, हर एक घंटे में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। मैम ये उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। अभी हम लोग जो उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटना हुई 4 जुलाई की शिवानी कुशवाहा, उसके बाद से खाली अगर आप देखो तो 6 तो ऐसे सामने दिख रहे हैं। तो हम सभी को मिलाकर, अगर आपके पास भी कोई ऐसी घटना है तो हमारे पास लाइए, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हम सभी को मिलाकर एक PIL सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे। मैम ये तो बड़ी घटना है और इस काफ़ी चर्चित घटना है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में कोई अभी सवाल जवाब नहीं हुआ कि साबिया सैफी के लिए कर क्या रही है, संस्था क्या कर रही है? हमारी संस्था में मैम दिल्ली का मामला है, दिल्ली एक जानी रही मेन है और वहाँ से इतना बड़ा, उतनी बड़ी घटना है, तो बिल्कुल अगर वहाँ का कोई जैसा है कि बहुत सारे हम भी, आप जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि ये हमारा सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं पे हमको कोई डोनेशन नहीं देता, कोई पेचेक्स हमको नहीं मिलते, और हम अपने जेब से, जो अगर मैं कोर्ट से पैसे कुछ कमाता हूँ, जो सोशल मीडिया से ये 2 पैसे कमा लेती है, तो हम अपने जेब से पैसा पहले डालते हैं, ना ये दूसरे की जेब से हम पैसा पहले निकालते हैं। तो आप ये समझिए, आपका क्वेश्चन एकदम बजा है। ऐसे बहुत सारे घटना है, लेकिन आप सोचिए मैं एक एडवोकेट हूँ, ये एक लेडी एडवोकेट है, लेडी है जो 21 साल से कर रही है। पॉलिटिकली हमको इसमें से कुछ लेना देना नहीं है, जब हम इंडिविजुअली कर रहे हैं तो 21 साल से कर रहे हैं। तो ऐसी जो घटनाएं हैं हमारे सामने अगर आप लाएंगे फिरोज साहब, इंशाल्लाह हम इसको जरूर ले। फिरोज साहब, ये पीड़ित परिवार जिसको आपने मंचासीन किया है, फिरोज साहब इस पीड़ित परिवार को जिनको मंचासीन किया है, इनके बारे में हम लोग के माध्यम से आप क्या कहलवाना चाह रहे हैं? इनकी बैठ कराएंगे, लोगों को हम नहीं बोलेंगे, आप डायरेक्टली हाँ देखिए, आप जो पूछ रहे हैं पीड़ित परिवार से, पीड़ित परिवार की आप एक ही आपसे अपील है कि इनकी जो बात है वो सब जगह अधिकारियों के पास, सरकार के पास नहीं पहुंच पा रही है। अगर ये बात इनकी पहुंच जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सरकार में बैठे हैं, चाहे प्रदेश के हों चाहे देश के हों, सरकार में सुनती है, जुडिशरी है, आपके माध्यम से अगर आप दिखाएंगे तो उनकी बात सब जगह पहुंच जाएगी, सब जगह पहुंच जाएगी, तो सही विजय पकड़ जाएंगे और इनकी जो मदद हो सकती होगी वो मदद हो जाएगी। और अगर एक बार सही कार्रवाई हो जाएगी तो दोबारा कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। जो जालिम है, जो जुर्म करता है, जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है, वो डरेगा। देखिए, रेप की घटनाएं सब जगह हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश का ये 1.5-2 साल का देश है, उसको राज्य समझ नहीं गया। रेप होता है वो मार के फेंक दी जाती है, रेप होता है वो बेटी मार के फेंक दी जाती है। ये अधिकांश घटनाएं एक ही तरह सीतापुर में एक घटना अभी 3 महीना पहले की हुई थी। रेप करने वाले ने रेप किया, 2 दिन एक बेटी को रखा और बाद में 2 दिन बाद उसको थाने के सामने छोड़ दिया। जाओ मुकदमा लिखा दो, तुम्हारी हिम्मत हो तो कुछ करा तो सीधा ये एक तरह की घटनाएं हैं और इसका बिल्कुल राजनीति समझ है, इनको न्याय मिले। और हमारा ऐसा मानना है, आवाज लोगों से उन्हीं का मन है, उन्हीं को कहना चाहिए, इनका भी यही मकसद है कि अगर आप इस बात को उठाएंगे
तो ये बात सब जगह पहुँच जाएगी और उनको न्याय मिलने में आसानी है। सर एक सवाल बेटा मैडम थोड़ा सा सर एक मिनट ये सवाल हो जाए। आपको अगर मैं इसमें कहूँगा तो ये राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा, अगर मैं इसमें कुछ कहूँगा तो राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। और अगर रेप करने वाले इनका कोई आदमी पॉलिटिकल है, राजनीतिक आदमी है, उसका रिश्ते नाते एमएलए है या मिनिस्टर है तो वो उससे करता है। और पुलिस का आदमी, पुलिस का अधिकारी, मेरा ऐसा मानना है, मेरी कप्तान से बात हुई, बताना नहीं चाहता है कि कप्तान से बात हुई, उसने कहा था हम कार्रवाई करना चाहते हैं, हम भी बेटी वाले हैं, हम भी, हमारे भी बहन है, माँ है, बेटी, और ऐसी घटनाओं में हमारा दुख होता है। लेकिन अगर हम कार्रवाई करने जाते हैं ये हमारे ऊपर दबाव पंचायत से दबाव आ रहा है लोकल लेवल पर, जो लोकल लेवल पर पॉलिटिकल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पुलिस के साथ मिल जाता है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं होती है। कहीं कहीं हो सकता है पुलिस की गलती है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सब जगह पुलिस की गलती है। पुलिस पे दबाव इतना रहता है कि पुलिस चाहते हुए भी सही काम नहीं कर पाती, उसमें नहीं कर पाती कि मैं ऐसा हूँ तो हटा दिया जाऊँ, मैं और बड़ा पदाधिकारी मुझे दे दूँ तो मैं नेताजी के खिलाफ करूँ तो मैं हटा दिया। इस वजह से वो कार्रवाई नहीं होती है। और अगर आप चाहेंगे तो जरूर कार्रवाई होगी और जरूर इनको न्याय मिलेगा। बड़ी बहन है, छोटी माइक नजदीक करने वाली आप बड़े हो। मेरी छोटी बहन श्रद्धा और वो 18 तारीख को बुधवार दिन शाम टाइम 6:30 खेल देखने के पहले झूला झूल रही थी, उसके बाद मैंने बुलाया तो भाभी नहीं लगा गया, खेल तरफ देखने गए तो वो खेल तरफ देखने गई और फिर हम लोग थोड़ी देर हो गई, उसके बाद लाइट चली गई, ताजा होने लगी। फिर थोड़ी देर बाद तो हमने सोचा श्रद्धा अभी तक नहीं आई है तो उसे ढूंढा जाए, तो ढूंढा बाद हमने ढूंढा और उसे सबके घर में पूछा कि श्रद्धा क्या आई है, खेलती थी इधर उधर, छोटी भी है तो फिर जिस खेत की तरफ हम देखने गई थी तो हम लोग उधर देखने वहाँ भी श्रद्धा नहीं थी, जहाँ जहाँ झूला पड़े थे वहाँ वहाँ देखने गए क्योंकि झूला जो तो झूला जहाँ पड़े थे वहाँ देखने गए, वहाँ भी नहीं थी। फिर गाँव वाले भी मतलब साथ में श्रद्धा नहीं मिली। एक दो बार जिस वजह से निकले तीसरी राउंड में श्रद्धा उसकी रोड थे, उसका मुँह नीचे की तरफ था और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और पूरा शरीर का दूसरे से निकला हुआ था और नाड़े की रस्सी जो है वो गले में कसी बहुत, उसमें 5 फंदे लगे और तो वही जब पढ़ के उसे देखा गया उसके काले उंगलियों के निशान थे, उसे बहुत बेरहमी से मारा गया और यहाँ सर पे चोट थी उसकी और आंखें दबा दबा के निकाली हुई थी, आंखें पूरी बड़ी और जब उसे बुलाया गया तो हम लोगों ने देखा उसे और जब 2 महीना का देखा तो पूछी कि पुलिस भी आ गई। फिर मतलब हम लोगों ने उसे पूरा शरीर देखा तो उसके साथ रेप हुआ था और पुलिस वहाँ उसे चद्दर में लपेट कर और सीधा थाने लिए और फिर पापा जब हमारे आए तो पापा थाने में जाकर उसका सिर्फ चेहरा देखा और कुछ नहीं। और जो रिपोर्ट थी वो मेरे पापा से लिखा गई थी, पापा जबकि पूरा मतलब कुछ भी देखा नहीं था, हमने मम्मी ने दादी ने और मेरी छोटी बहन ने उसका पूरा शरीर देखा था, उसके उसके साथ रेप हुआ था। इस घटना में क्या कुछ कोई नामजद किया गया था? कोई क्या वो पढ़ा गया था? अज्ञात बिना पढ़े आपने साइन किया था? नहीं, हमने मतलब रिपोर्ट दिखाई। पापा ने आपके बिना पढ़े साइन किया था या पढ़ के साइन किया? आपने पढ़ा था? पढ़ के साइन किया था?
जो FIR लिखी गई थी वो आपने पढ़ के साइन किया था या बिना पढ़े साइन किया था? नहीं, ये किशोर ने उस पे जो है हमसे लिखवाया था। क्या लिखवाया था? जो बोलते गए मैं लिखता गया। अरे विधायक किस पार्टी का है, कुछ बता पाएंगे हम लोग? एक क्वेश्चन आप बराबर से पूछिए। अधूरा हो जा रहा है। इसमें क्या कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं? कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं? अज्ञात में लिखा है, किसी को हमने जो है नाम नहीं दिया। उसमें लिखा गया था रेप है या क्या लिखा था? रेप, उसने मर्डर की ओर लिखा है। रेप का कोई आपने देखा जब नहीं? हमने देखा नहीं तो क्या करें? आपने कहा था कि हमने थाने में जाके देखा। ना, हमने नहीं देखा, केवल चेहरा देखा, उनको चेहरा तक नहीं दिखाया गया। और जब यहाँ घर लाएगी तो हमने मतलब पूरा शरीर देखा। अच्छा, रात भर बिटिया का पार्थिव शरीर कहाँ था? थाने में। और आप ऑडियो सुन लीजिए। हम लोग उसके साथ भी नहीं थे, हम लोगों के साथ कई बार हमने रिक्वेस्ट किया था। बेटा वो विधायक किस पार्टी का है बता दें। बीजेपी पता क्या हुआ? क्यों नहीं पता? सारी चीजें पता नहीं, क्यों नहीं पता? कौन सी पार्टी का है जो दफनाया जल्दी जल्दी? जो विधायक ने आपका साथ दिया था दफनाने में जल्दी जल्दी, वो कौन थे? विधायक का नाम क्या है? हरगोविंद भार्गव। हम लोगों को क्लास ले जाने के लिए हम लोगों ने 1 घंटे तक कम से कम कहा कि नहीं चलेगी इनकी बात, उस दिन थोड़ी इनका टिकट काम करना है। हम लोग कह रहे थे जो विधायक दफनाया था ये पता नहीं। बच्चे की उम्र क्या थी? 9 साल। अरे 9-10 साल के। तो बीजेपी के विधायक थे वो? मौजूदा विधायक बीजेपी। नाम बता दिया, हरगोविंद भार्गव। हरगोविंद भार्गव। अभी इसमें मैम कुछ गिरफ्तारी उन्होंने कहा है कि जो मेन अपराधी हैं उनको पुलिस बचा रही है। जो पकड़े भी गए हैं वो गरीब घर के फर्जी तरीके से उन पर केस डालने का काम पुलिस कर रही है। तो वो भी मेरे पास है, अगर आप चाहें तो मैं आपको वो भी, उन लोगों को भी आपके सामने मैं ला